नमस्कार, मैं ऋषभ गौतम स्वागत करता हूं आपका हमारे पॉडकास्ट द फैक्ट विथ ऋषभ के एक और एपिसोड में। वो कहा जाता है अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो, हौसला हो, तो वो जिंदगी की हर एक परेशानी को पार कर सकता है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो इसी की एक मिसाल है। वो हमारे राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है जिनके पास एक वैलिड पासपोर्ट है। वो काम कर रही है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, साथ में वो पॉलिटिशियन भी है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, जिनका नाम है रोजी बरोलिया जी। वेलकम टू द शो मैम। Thanks, Rishabh, for inviting me. इट्स आवर प्लेजर कि आप यहाँ पे आए। तो मैम, मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानना चाह रहा था आपकी लाइफ को लेके, कि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई, जो आपका बचपन बीता, वो किस तरह का था, वो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा जो बचपन था ऋषभ, वो काफ़ी स्ट्रगल वाला था, काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी संघर्ष मेरे जीवन में रहा है। और उन संघर्षों से निकलते हुए मैं एक प्रेरणा बनी लोगों की। बचपन में जब मेरा जन्म हुआ था, मैं 1 साल की थी, 6 महीने कुछ भी समझ लो, तब से मेरे घर वालों ने मुझे एक लड़की की तरह पाला था। अच्छा। हाँ जी। और फिर जैसे जैसे फिर मेरे को एक लड़की की तरह पाला, तो मेरे को जब समझ आने लगा कुछ 4-5 ईयर में, तो मुझे लड़की महसूस करती थी मैं खुद को। मेरे को लगता था मैं एक आम लड़की हूँ, एक साधारण लड़की। लेकिन फिर जब धीरे 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 मुझे बोला गया कि आप लड़की नहीं, लड़कों की तरह रखना शुरू किया मुझे, तब मुझे दिक्कत आने लगी। तब मैंने सोचा, यार मैं एक लड़की हूँ, फिर मुझे लड़कों की तरह क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि मैं ना लड़का थी ना लड़की थी, मैं तो एक अलग थी। तो मुझे जब बोला गया कि समाज के जो दबाव के कारण मुझे लड़कों की तरह रखा गया, उसमें मैं कंफर्टेबल ही नहीं थी। और मैंने खुद को जब तक साधारण लड़की माना था, बट फिर मुझे पता लगा कि मैं तो अलग हूँ, असामान्य हूँ मैं। बस तभी से मेरा लाइफ का जो स्ट्रगल शुरू हो गया था। तब से मेरी जर्नी वही अप्स एंड डाउन्स, हर जगह मैं शुरू से लड़ती आई हूँ। फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, हर जगह बस। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी अपब्रिंगिंग हुई एक लड़के की तरह है, क्योंकि आप बॉडी वाइज, आपका जो बॉडी था, शरीर था, आई वॉज ट्रांसजेंडर। हाँ, तो यू बॉर्न एज ए ट्रांसजेंडर। तो आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा कुछ आप बता रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये समाज जो है ना ऋषभ, ये बहुत वैसा समाज है, और आज से बहुत सालों पहले, इवन आज भी वही चीजें हैं। ट्रांसजेंडर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बस वही मेरा भी तो समाज के डर के कारण, दबाव के कारण, तो मुझे एज ए बॉय मेरा लालन पालन हुआ। हर किसी ट्रांसजेंडर को एज ए बॉय पाला जाता है। जब वो फैमिली में पल के बड़ा होता है, तो उसको एज ए बॉय रखा जाता है, एज ए गर्ल नहीं रखा जाता, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि समाज क्या बोलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन आपको कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे आपको जो आपका पालन पोषण हुआ वो एक लड़के की तरह हुआ, लेकिन आपकी जो इनर फीलिंग्स थी, वो आप जैसा बता रहे हैं वो एक फीमेल की थी। फीमेल। तो आपको ये किस एज में जाके पता चला? मुझे बचपन से था। अच्छा। बताया ना, मेरे को बचपन से, मैंने कभी लड़का फील ही नहीं किया खुद को, क्योंकि मैं लड़का हुई ही नहीं थी। मैं पहले भी ट्रांसजेंडर थी, और अब मैं फीमेल बन चुकी हूँ। पूरा मैंने ऑपरेट वगैरह पूरा मेरा सर्जरीज करवाई है? यस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने कर लिया है। नाउ आई एम कंप्लीटली फीमेल। ओके। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसकी पूरी जर्नी आप बताइए कि आपने कब ये
डिसाइड किया कि आई वांट टू बी फीमेल प्रॉपर, तो उसके लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, वो आप हमारे दर्शकों के साथ में जी शेयर कर सकते बिल्कुल। जैसा मेरा पहले मैंने बताया बचपन में मेरे को, फिर जैसे मेरे को एज ए बॉय मेरा लालन पालन हुआ, तब मेरे को ना जो छुप छुप के मुझे मन करता था, लाइक फीमेल ड्रेसअप करना, मेकअप करना, बहुत छुप छुप के, लाइक बहुत इमोशनल मैं शुरू से थी, बहुत छुप के डांस करना। सबकी बारात आई गाना जो है उस पे मेरे को डांस करना बहुत अच्छा लगता था। मैं गेट बंद करके काफ़ी उस गाने पे डांस करती थी, और अकेले में बहुत रोती थी मैं, क्योंकि मैं थी तो एक फीमेल ना, मेरे भी अरमान थे, अरमान है शादी करना, और जो पूरा लाइक एक फीमेल की तरह मुझे भी पूरा घर बसाना है। तो बस वैसे ही तो मुझे ऐसे होता था काफ़ी। लेकिन मेरी इस जर्नी में स्पिरिचुअलिटी का बड़ा रोल रहा है। स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर ने मेरा हर जगह साथ दिया है। बोलते हैं ना कि हम मैनिफेस्टेशन जैसा करते हैं वैसा ही होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। Exactly. मैंने शुरू से सोचा कि मैं एक लड़की हूँ, तो बस धीरे धीरे मेरी मैंने एक लड़की का शरीर पा लिया, मैनिफेस्टेशन कर करके मैंने उस पर काम किया। हम जैसा सोचेंगे वैसा हम काम भी करेंगे। आप सोचोगे तभी तो कर पाओगे, राइट और सोचोगे तब करोगे तो निश्चित रूप से आपका होगा। तो बस वैसे स्कूल में भी मुझे बहुत दिक्कत आती थी, मेरे को सोसाइटी में दिक्कत आती थी, काफ़ी सारे मेरे नाम बन गए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, घुटन होती थी, जीने का कभी मन ही नहीं करा। फिर स्कूल में दिक्कत आई, फिर स्कूल में मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। 2-3 साल स्कूल में मैं काफ़ी इंटेलिजेंट थी। फिर जब मेरा 12th पास आउट मैंने किया, साइंस की मैं स्टूडेंट थी, फिर उसके बाद जब 12th पास आउट हुआ तब मेरे को काफ़ी जगह मैंने एडमिशन लिया। मैंने HMB किया, मैंने और भी कुछ कुछ किया, BSc में एडमिशन लिया, PMT में लिया, कोचिंग जो होती है, बट कहीं मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे साथ हर जगह भेदभाव हुआ। तो मेरी स्कूल कॉलेज सब छूट गई। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हो कि आपको लाइफ में जो थ्रू आउट पूरी आपकी जर्नी रही है, उसमें आपके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि जैसा कि आपने खुद ने बोला कि मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है, या इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो उस टाइम आपने अपने आप को स्ट्रांग कैसे रखा? आप क्या अंदर से सोचते थे कि मुझे एक अपने आप को स्ट्रांग बन के और लोगों के सामने एक मिसाल पेश? बिल्कुल, शुरू से मेरा यही था, मतलब जीने का कभी मन किया ही नहीं ऋषभ। मतलब आज भी मेरा जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरा मानना है कि जो एक होता है रिजॉल्व, सोल्यूशन, मरना ही तो सोल्यूशन नहीं है ना। राइट। जी के मुझे बहुत कुछ करना है ना, मेरे को देश के लिए करना है, देश का सम्मान मुझे बढ़ाना है, मुझे समाज में बदलाव लाना है। बाबा साहेब के जो सिद्धांत है उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ मैं, उनकी विचारधाराओं से। जो संविधान हमें बताता है कि हर भारतीय समान है, हर जेंडर भेदभाव करना भी एक इलीगल है। तो बस उन्हीं चीज़ों को मुझे इम्प्लीमेंट करना है, और मुझे जिस तरह से बाबा साहेब ने हक दिलवाया था फीमेल्स को, आज फीमेल्स को सारे हक है, वैसे ही मेरा भी है कि मैं भी बाबा साहेब की नीतियों पे चलूं, और आने वाले टाइम में इक्वलिटी पे काम करूं। और काम तो मैं कर ही रही हूँ इक्वलिटी पे, इक्वलिटी को मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं ग्राउंड पे, कुछ करके मुझे जाना है देश के लिए, लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी सोच है मैम आपकी कि आप अपने साथ साथ में और कम्युनिटी के लिए भी सोच रही हैं, हमारे समाज के लिए सोच रही हैं। तो ये आप एक मिसाल है हमारे समाज के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए। हाँ जी, एक्चुअली मैं ओनली ट्रांसजेंडर्स के लिए ही काम नहीं करती, मैं हर एक जेंडर के लिए काम करती हूँ, हर उस इंसान के लिए जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ आने से पहले ही दबा दी जाती है। तो आप उन सभी के साथ में डट के साथ खड़े हाँ, जो कुछ करना चाहते हैं लोग, उनकी आवाज़ बनना है, मुझे उनके लिए काम करना है।
बहुत अच्छी बात है मैम। और मैं, जैसा कि हमें पता चला कि आप हमारे राजस्थान की पहली वैलिड पासपोर्ट होल्डर हैं एज ए ट्रांसजेंडर। तो आपकी ये जर्नी कैसे रही पूरी, उसके बारे में आप बताएं कि पहला पासपोर्ट पाने वाली आप पहली ट्रांसजेंडर फीमेल हैं, तो उसका बताएंगे कुछ जर्नी। एक्चुअली मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। मेरे को घर भी नहीं मिलते थे किराए पे। पहले मैं रेंट पे रहती थी, तो मुझे रेंट पे घर नहीं मिलते थे। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। जब लोगों को पता लग जाता था तब मेरा खाली हो जाता था। या फिर जैसे मेरे फ्रेंड्स के एग्रीमेंट पे मुझे घर लेना होता था। काफ़ी चैलेंजेस मैंने फेस किए। तो फिर मैंने खुद का घर खरीदा। खुद का घर जब खरीदा तो वहाँ पे भी मुझे डिस्क्रिमिनेशन मिला। फीमेल्स मुझे देख के रास्ता बदल ली, जैसे हम बिल्ली को देख के रास्ता बदल लेते हैं, वैसे मेरे साथ हो रहा था। बट शुरू से मेरा नेचर था बहुत काम नेचर की मैं हूँ। मैंने लड़ाई झगड़ा करना ये सब मैंने कभी नहीं सीखा। मेरे संस्कार काफ़ी अच्छे हैं। तो बस वही मैंने लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट दिया है। तो बस वही मैंने सोचा, जब मैं किसी की प्रॉब्लम बन रही हूँ, मेरी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम में आ रहा है, तो मेरा यहाँ से जाना बेटर है। और जैसा कि तुम्हें पता ही है मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने सोचा मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाती हूँ। वहाँ पे मैं काम वाम देखती हूँ अपना, मुझे जाना तो है ही। तो मैं बॉम्बे जब गई तो वहाँ मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिली। तो सबका एक ही था कि पासपोर्ट है, नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। बस यहीं से मेरा पासपोर्ट का किस्सा शुरू हुआ। फिर जब पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया तो पासपोर्ट मेरा आया ही नहीं, 3 महीने गुजर गए थे। फिर मैंने काफ़ी ई मित्र जहाँ से मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए, उनको मैंने बोला कि भैया क्या कर रहे हो आप, देखिए आप। तो उन्होंने बोला हमारा कोई फोल्ड नहीं है, हमने कर दिया, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। फिर उन्होंने चेक किया, फिर से मैंने उनको बोला, मैंने बोला कहीं तो गलती हुई आपसे, क्योंकि लोगों का पासपोर्ट 20 डेज में आ जाता है, मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बोला दी आप पासपोर्ट ऑफिस देख लीजिए मैडम। तो मैं पासपोर्ट ऑफिस गई, मेरी फाइल पे वर्क ही नहीं हुआ था, मेरी फाइल साइड में थी वहां पे। अच्छा। ढूंढना पड़ा उन लोगों को मेरी फाइल को निकालने के लिए, वो ढूंढे। तो फिर जब मेरी फाइल पे काम ही नहीं हुआ था, फिर उन्होंने मुझे काफी डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया। काफी मेरे से काफी सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए, कैसे ट्रांसजेंडर हो, क्या हो, काफी कुछ। तो फिर मैंने सारे जब डॉक्यूमेंट्स उनको दिया, तब जाके मेरा 5 मंथ्स में पासपोर्ट आया। अच्छा, ये पूरा जो प्रोसेस रहा इसमें 5 महीने लग गए आप? 5 महीने लग गए। तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस आपसे किए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, जो इन जनरली डॉक्यूमेंट्स हम जानते हैं क्या क्या लगते हैं, बट उसके अलावा आपसे कुछ वेरिफिकेशन उन्होंने मांगा? मेडिकेटेड जो प्रोसेस था उसके बारे में उन्होंने पूछा, डॉक्यूमेंट सर्जरी वगैरह के, कैसे ट्रांसजेंडर हो, क्या हो। और इसके अलावा उन्होंने फिर मैंने एक नालसा जजमेंट है, नेशनल अथॉरिटी लीगल सर्विस, तो उसके बारे में जब उनको बताया, उनका कॉपी मैंने दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए, तब जाके मेरा पासपोर्ट आया था। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है आपको थैंक यू। मैम। रोजी मैम, आप हमारे राजस्थान की फर्स्ट पॉलिटिशियन हो एज ए ट्रांसजेंडर, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और आप एक हमारी देश की लीडिंग पार्टी बीजेपी के साथ में एसोसिएटेड हैं, तो आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या मोटिव था? पॉलिटिक्स में आने का मेरा मोटिव, पहले तो मेरे घर वालों का सपना था ये कि जैसे मेरी मम्मी का, मेरे पापा का सपना था कि हमारे घर में कोई पॉलिटिशियन हो। बस वहीं से मैं बचपन से काफ़ी इंस्पायर थी इस चीज़ से। काफ़ी मुझे एक होता है ना अंदर से उत्सुकता, क्यूरोसिटी, वो थी मुझे पॉलिटिक्स में आने की। तो मैं सोचती थी कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स में मुझे जाना है, बट कैसे जाना है, क्या जाना है, वो सब मेरे को पता नहीं था। और मैंने अनाउंसमेंट भी किया था। भाजपा सपोर्टर बचपन से थी मैं, मोदी जी की विचारधाराओं से काफ़ी मैं प्रभावित थी। और मेरे को बचपन से ही मैं भाजपा सपोर्टर थी।
भाजपा पार्टी से प्रभावित थी, मोदी जी के विचारधाराओं से प्रभावित थी। और फिर मेरा यही था कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहूँगी और मुझे पता था मैं आऊँगी, लेकिन मेरा पार्टी का मेरा यही था कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊँगी। मेरा दिल से तो मैं भाजपा का था, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, तो बस वैसे ही मैंने सोचा मैं कौन सी पार्टी में जाऊँ। मेरा ये था जहाँ मुझे सम्मान मिलेगा वहाँ मैं जाऊँगी, लेकिन मेरा दिल भाजपा के लिए था और भाजपा में मुझे बहुत सम्मान मिला है, भाजपा में मैं आई। तो मैडम मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एज ए पॉलिटिशियन बीजेपी में ज्वाइन किया आपने, तो आप उस सरकार में रहते हुए या सरकार से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सरकार में रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उन्हें भी मौके मिले जैसा कि आपको मिला, तो वैसा कुछ आप चाहती हैं तो आप वो बताइए। बिल्कुल मैं चाहती हूँ, जैसा कि मैं पहली पासपोर्ट होल्डर बनी, उसके बाद काफ़ी पासपोर्ट बने हैं ट्रांसजेंडर्स के, वैसे ही मैं पहली पॉलिटिशियन बनूंगी, बन गई हूँ। जब मैं पोजीशन पे जाऊंगी तो पहला मेरा एज ए पॉलिटिशियन मेरा डेजिग्नेशन होगा। उसके बाद ऑफ कोर्स हर कोई जागरूक होगा, हर किसी को रहेगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग करेंगे, और मुझे काम करना है लोगों के लिए। अच्छा, तो आपका जो मोटिव है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, वो समाज की सेवा करना है, लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसे रोकना है, कुछ बदलाव लाना है। तो आपसे हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि आप एज ए पॉलिटिशियन सरकार से क्या बदलाव करना चाहेंगी अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, जो कि वो बदलाव सकारात्मक हो। देखो, मैं सरकार से बदलाव की अपेक्षा करती हूँ और वो बदलाव होगा, मैं खुद लाऊंगी वो बदलाव, लेकिन उसके लिए मुझे पोजीशन पे जाना जरूरी है, पोजीशन लेना होगा। और वो पोजीशन में चाहती हूँ, मेरे को राजस्थान लेवल का पोजीशन चाहिए, स्टेट लेवल का। उसके बाद मेरा सपना है मैं भारत की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके मैं देश और पार्टी का सम्मान बढ़ाऊं। ये मेरा दिल से सपना है, और शायद मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगी तभी शायद मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि संसद में ही कानून वगैरह संसद में ही बनते हैं, कुछ अच्छे कानून में लाऊंगी, तो उससे मैं देश का और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का और एक हर उस इंसान का हर उस इंसान के लिए मैं काम कर पाऊंगी जो वंचित है, जिसको कुछ करना बट वो वंचित रह गया। वंचित वर्ग के लिए मैं काम करूंगी, वंचितों के लिए काम करूंगी, जिसको कुछ तो है, कुछ तो बाउंड्रीज आ जाती है, जिस बाउंड्रीज के कारण वो वंचित रह जाते हैं। तो मैडम, आपका जैसे उद्देश्य है कि आप अपना जो राजनीतिक सफर है वो संसद तक तय करना चाहते हैं। हाँ जी। तो वहां पहुंचकर आप अपनी कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूंगी। किस तरीके के कानून की आप अपेक्षा हमारी सरकार से करती हैं आपकी कम्युनिटी के लिए? जैसा कि संविधान बोलता है भारतीय बराबर है, तो इक्वलिटी पे मैं काम करूंगी, स्वीकृति पे मुझे काम करना है। समाज में स्वीकृति होना बहुत जरूरी है, उससे पहले परिवार में स्वीकृति बहुत जरूरी है। स्वीकृति जब होगी, मुख्य धारा में तो गवर्नमेंट ने कर दिया है ट्रांसजेंडर को, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस उन्हीं चीजों पे मुझे काम करना है, स्वीकृति पे काम करना है, मुझे ट्रांसजेंडर्स की क्वालिफिकेशन, एजुकेशन पे मुझे काम करना है, ट्रांसजेंडर्स को भी एक फीमेल की तरह उनका जीवन पूरा एक अच्छे से लालन पालन फीमेल की तरह होना चाहिए, एक पुरुष की तरह उनका लालन पालन होना चाहिए। डिपेंड्स वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, मतलब वो क्या है, खुद को क्या महसूस करता है, वो फीमेल करता है या मेल करता है, उसी तरह से उसकी जो एक्सेप्टेंस है खुद के लिए, उसी हिसाब से उसका लालन पालन होना चाहिए। और हम यही आशा करते हैं मैम कि जैसा आपकी सोच है और जो आप बदलाव करना चाहती हैं आपकी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, और हम भी आपके साथ पूरा समर्थन है उस चीज़ के
कि आप जो हमारी सरकार से बदलाव चाहती हैं उसमें आप सफल हों और आपको कामयाबी हासिल हो। वही, और मेरा एक और है हिंदू कोड बिल, उसमें भी ट्रांसजेंडर्स को शामिल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है मैम। जिसमें एक वुमेन्स को पूरा मान्यता मिली है, उसी तरह ट्रांसजेंडर्स को भी। वो जब बदलेगा, बदलाव होगा तो सारी चीजें बदलेगी। फिर हर एक हक जो एक महिला को मिलता है वो एक ट्रांसजेंडर्स को भी मिलना चाहिए। मैं यही अपेक्षा करूंगी और मैं खुद इस पे काम करूंगी। तो मैडम, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर मेंटल हेल्थ को लेकर क्या कुछ इश्यूज होते हैं? मेंटली ट्रांसजेंडर्स लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि उनको प्यार मिला ही नहीं कभी। वो शुरू से ठुकराए हुए, ठुकराना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब उनको फैमिली भी प्यार नहीं करती, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हाँ, भेदभाव, शुरू से उनको भेदभाव। ट्रांसजेंडर्स को हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ी है। पहले परिवार से लड़ो, फिर समाज से लड़ो, फिर स्कूल कॉलेज में लड़ो, फिर खुद को स्वीकारने के लिए लड़ो, खुद की स्वीकृति के लिए लड़ो। पूरा जीवन संघर्ष में चला जाता है, लड़ाइयों में चला जाता है ट्रांसजेंडर का, क्योंकि उन्हें बाकी जेंडर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। हाँ, फिर जब ट्रांसजेंडर को बेघर कर दिया जाता है, वो बेघर होगी तो उसके बाद उनको कोई ऑप्शंस नहीं मिलते। कहीं जॉब मांगने जाओ तो जॉब नहीं देगा कोई, और कहीं कुछ हमें सीखना है, एकेडमी वगैरह ज्वाइन करना है और कहीं जाना है, कॉलेज जाना है, तो कहीं पे ट्रांसजेंडर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। तो फिर उनके पास ऑप्शंस नहीं बचता, तो बैगिंग ही वो लोग करते हैं फिर लास्ट में। फिर बस बैगिंग करते करते कितना उनको टॉर्चर सहना पड़ता है, कितनी चीजें उनको सहनी पड़ती है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वैसे ही वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बस उसी चीज पे, मतलब ट्रांसजेंडर्स को आशीर्वाद है प्रभु श्री राम का जी, कि जो सतयुग से चलती आ रही प्रथा है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सतयुग त्रेता युग से चल रहा है। महाभारत में भी श्रीखंडी थी, और भी पहले जो पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं का शासन रहता था, तब भी जो वुमेन्स का जो प्रोटेक्शन, रानियों का प्रोटेक्शन ट्रांसजेंडर्स ही करते थे। बिल्कुल सही कहा। वही तो ये शुरू से चल रहा है। और प्रभु श्री राम ने तो वरदान दिया था, कलयुग में हम समाज कल्याण करेंगे। बट ये कलयुग के जो लोग हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर को समाज कल्याण करने के बजाय उन्होंने ऐसा बना दिया कि उनसे लोग नफरत करते हैं, उनसे लोग भेदभाव करते हैं, नफरत करते हैं। इवन जब उनको आशीर्वाद लोगों को लेना होगा, तब तो वो आशीर्वाद लेंगे, बहुत इज्जत देंगे, और जैसे ही अगर ट्रांसजेंडर से दोस्ती की बात हो, या फिर ट्रांसजेंडर आपका नेबर हो, या फिर कुछ भी हो, ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम में जब देखा जाएगा तो उनसे नफरत उनसे वो करना शुरू कर देते हैं, दूरियां बनाने की कोशिश, दूरियां बना लेते हैं। ये हैं। रोजी मैम, जैसा कि हमारी बात हो रही थी कि आप एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी काम कर रही हैं, तो आदित्य राज कैपिटल एंड रनायाज जो कंपनी है उसमें आपकी पोजीशन क्या है और वहां आप क्या पार्ट प्ले कर रही हैं? आदित्य राज एंड रिनाया कंपनी जो है, इसमें मेरा पोजीशन एज ए ब्रांड आइकॉन है, और मैं इन्वेस्टर भी हूँ यहाँ। और दीदी जो है तान्या दी, वो मुझे हम मंदिर में मिले थे, बगलामुखी माँ के मंदिर में। तो बस वहीं से हमारे कनेक्शंस बने थे, लाइक हमने इंट्रोड्यूस किया ईच अदर, तो काफ़ी अच्छा लगा दोनों को एक दूसरे से मिलके। तो बस फिर हमने डिसाइड किया कि हमें साथ में काम करना है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो बस वैसे ही हम फिनेंशियल फ्रीडम देते हैं वुमेन्स को, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, क्योंकि हर किसी वुमेन्स को फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आपकी जो पूरी लाइफ जर्नी रही है बहुत इंस्पायरिंग रही है, जैसा कि आपने बताया कि क्या क्या उतार चढ़ाव रहे आपकी लाइफ में, पर्सनल ले लो या प्रोफेशनल ले लो, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही वर्सेटैलिटी वाली है। आप
मल्टीपल चीज़ों से डील कर रही हैं, मल्टीपल काम कर रही हैं। जैसे कि आपने बताया आप पॉलिटिशियन हैं, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और नई सोच नई शक्ति की फाउंडर भी हैं। तो नई सोच नई शक्ति जो मैडम का फाउंडेशन है, एनजीओ है, वो समाज के जो वंचित लोग हैं जिन्हें अपना हक नहीं मिल पा रहा है, मैडम उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए। साथ में पर्यावरण बचाने के लिए भी नई सोच नई शक्ति प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए और लगातार प्रयास कर रही है पर्यावरण को बचाने का, जिससे कि हमारा देश, समाज और दुनिया पर्यावरण सुरक्षित रहे और प्रदूषण से मुक्त रहे। तो इसी माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है 2070 तक कार्बन मुक्त भारत करना, उसी पर मैं काम करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। और जैसा कि रोजी मैम की स्टोरी हमने जानी और सुनी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो स्ट्रगल किए, जो जो डिस्क्रिमिनेशन झेले और उन सबको पार करते हुए इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी। तो मैम आपसे मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, श्योर ऋषभ। वो आपसे पूछूंगा और आपको एक लाइन में उसका जवाब देना है। डन। रेडी? चलिए, आई एम रेडी। तो पहला रैपिड फायर क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग वुमेन इंस्पिरेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग वुमेन्स इंस्पिरेशन, वुमेन्स की इंडिपेंडेंसी, चाहे वो फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो या फिर उसके जो फैसले लेने की इंडिपेंडेंसी। ओके, ठीक है। एक शब्द के अंदर आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए। प्रेरणा। बहुत सही बात बोली इन्होंने, बहुत ही कम शब्द में, एक सिंगल वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब किया है, प्रेरणा। और वो सब हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगला रैपिड फायर है, आप पॉलिटिक्स में या सोशल वर्क में, दोनों में से किस में काम करना पसंद करेंगी? मैं पॉलिटिक्स करना पसंद करूंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स इज इक्वल टू सोशल वर्क। पॉलिटिक्स में करूंगी तो सोशल वर्क ऑटोमेटिक हो जाएगा। पॉलिटिक्स में भी मुझे सोशल वर्क ही करना है, लोगों की सेवा ही करनी है, लोगों के लिए काम करना है। तो जो समाज के वंचित लोग हैं उनकी आवाज आप उठा पाएंगे? हाँ जी। तो एज ए पॉलिटिशियन होते हुए, एज ए पॉलिटिशियन वो सोशल वर्क ही करना है मुझे। पॉलिटिशियन सोशल वर्क ही करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब आपकी लाइफ में क्या है? विकास। एक्सेप्टेंस होगी तो देश विकास होगा, समाज विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा और एक विकसित भारत बन पाएगा। और आपकी जिंदगी का कोई मोटो? मेरी जिंदगी का मोटो बस कुछ करके जाना है इस दुनिया से। मतलब ये जन्म मुझे मिला है तो उस जन्म को संवार के जाना मेरा मोटो। जैसा कि हर कोई व्यक्ति प्राउड करे कि अगर औलाद हो तो ऐसी हो। बहुत सही बात बोली कि चाहे फिर वो जेंडर डजंट मैटर, कोई भी जेंडर हो, बट औलाद हो तो ऐसी हो कि बस ऐसा कुछ करना है देश के लिए। एक चीज जो आप तुरंत प्रभाव से हमारे समाज में बदलना चाहती हैं कि इसको तुरंत चेंज किया जाए? वही समानता। समानता होगी तो काफी कुछ बताया ना मैंने, विकास ऑटोमेटिक आएगा जब लोगों की सोच ब्रॉड होगी, लोग समझेंगे चीजों को और उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे जमीनी स्तर पे, तो विकास निश्चित रूप से होगा। जी रोजी मैम, आप हमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा ड्रीम हो जो आपका पर्सनल लाइफ का हो, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो? हाँ, मेरे को भी घर बसाना है, शादी करना है, ये मेरा सपना है। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, खुद के पैरों पे खड़ा होना है और एक खुद का घर बसाना है। मेरे भी बेबी हो, मेरी भी फैमिली हो, मेरे भी काफ़ी सपने हैं पर्सनल। ड्रीम ब्राइट मुझे बनना है। तो ये मेरा सबसे बड़ा लाइफ का सपना है, मेरा बहुत बड़ा सपना है। उसको मैं पूरा करूँगी, जी जान लगा दूंगी और लगा भी रही हूँ मैं।
बहुत मुझे सोसाइटी के लिए तो काम करना ही है, और मुझे मेरा ये बहुत बड़ा सपना है, मतलब एक इमोशनल, मतलब इस बात को जैसे ही मैं रिमेम्बर करती हूँ मेरे को इमोशंस आते हैं बहुत ज़्यादा। और हम यही उम्मीद करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सपना पूरा थैंक यू हो सो मच। और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करें। और आखिरी में आपसे एक सवाल पूछेंगे हम कि हमारे समाज के लिए क्या संदेश है आपका? समाज के लिए संदेश है स्वीकृति, जो कि हमने बार बार उसी टॉपिक पे डिस्कस किया था। स्वीकृति बहुत जरूरी है, और एक समानता। जब ये दोनों अगर समाज में होगा, लोगों में ये दोनों चीजें होगी, तो समाज ही क्या देश भी विकसित होगा। ये मेरा संदेश है कि अपने जो बच्चे हैं उनको स्वीकार करो, चाहे वो फिर कैसे भी हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, और मेल और फीमेल को तो एक्सेप्ट किया ही जाता है, ट्रांसजेंडर्स को भी एक्सेप्ट करो और दिल से प्यार करो, उनको भी वैसी परवरिश दो जैसा कि एक मेल और फीमेल को आप देते हो। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका टाइम हमें आपने दिया और द फैक्ट विथ ऋषभ के एपिसोड में आप आए और इट्स एन ऑनर टू अस। थैंक यू ऋषभ। हम विश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, जो आप चाहते हैं करना समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच।